हमारा आज का टॉपिक जो है वो हम ए सेलुलर लाइफ के चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें छोटे-छोटे से बहुत सारे टॉपिक्स हैं। छोटी-छोटी उसमें बातें हैं, आसान सी बातें हैं, जो कि आपको बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको ऑलरेडी पता होंगी। हम 3 चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरसेस को, जिसमें मैं आपको बताता हूँ बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद दूसरा ये है कि वायरस जो है इनसाइड होस्ट, मतलब अगर किसी सेल को इन्फेक्ट कर ले तो उसके बाद अंदर जाके क्या ऐसा करता है कि वो सर्वाइव कर ले खुद। और तीसरा ये कि कुछ फैक्टर्स हैं जैसे टेम्परेचर, पीएच वगैरह, उनके बढ़ने से कम होने से वायरस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी बहुत खुद से भी पता होंगी। जैसे आपको ये पता होगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो सारे वायरस की एक्टिविटी कम हो जाएगी, या ऑप्टिमम पीएच से पीएच आगे पीछे हो जाएगी तो वायरस की एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जो आपको ऑलरेडी पता भी होंगी। तो आसान से टॉपिक्स हैं ये। स्टार्ट करते हैं पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरसेस से। पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरस से क्या मतलब है, मैं आपको ऑलरेडी भी पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में कि वायरस क्या होता है। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, मतलब क्या, ऑब्लिगेट का मतलब है जरूरी, इंट्रासेलुलर क्या है, सेल के अंदर, और पैरासाइट वो चीज होती है, पैरासाइट वो चीज होती है जो कि नुकसान पहुंचाए। तो ऐसी चीजें तो सेल के अंदर है, इसका जरूरी है सेल के अंदर रहना इसके अपने सर्वाइवल के लिए, और अंदर जाके नुकसान पहुंचाता है। तो इसका इसका मतलब ये है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वायरस जो है वो सेल के अंदर रहना क्यों जरूरी है। जैसे आप मिसाल ऐसे कंसिडर कर लें, ह्यूमन सेल में जैसे कोविड-19 था, वो ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट कर रहा था, ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहा था। तो अगर ये सेल है उसके अंदर ये चला गया तो ये बाहर जो था, बाहर इनएक्टिव था, बाहर कुछ नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि इसके बाद अपना ऑल्टो न्यूक्लिक एसिड तो मौजूद है, जो कि हम वायरस के स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। डीएनए या आरएनए दोनों में से एक चीज मौजूद होती है इसके पास। तो ऑल्टो ये तो इसके पास मौजूद है, मगर ये इसके पास ना मशीनरी है। मशीनरी का मतलब ये है कि इसके पास ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि जिस इन्वायरमेंट जो इन्वायरमेंट इसको सपोर्ट करे ये अपनी कॉपीज बनाने के लिए, पहली चीज। दूसरा ये कि इसके पास प्रोटीन या एंजाइम्स मौजूद नहीं है जो कि इसकी कॉपीज बनाने में इसकी मदद करें। तो ये दो चीज़ें इसके पास नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें हासिल करने के लिए क्या करता है, किसी सेल को इन्फेक्ट करता है, जैसे ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट कर लेगा या कोई और ऑर्गेनिज्म के सेल को इन्फेक्ट कर लेगा, और अंदर जाके अब इसको एक इन्वायरमेंट भी मिल गया है। सेल के अंदर इन्वायरमेंट है एक प्रॉपर, जो कि इसकी रेप्लिकेशन की, इसकी डिवीजन के लिए इसको सपोर्ट करेगा। और सेल के अंदर आपको पता है प्रोटीन्स और एंजाइम्स बहुत सारे मौजूद ऑलरेडी होते ही हैं। तो ये भी इसको मिल जाएंगे ये इसकी डिवीजन के लिए। तो इसके दो मकसद जो थे वो पूरे हो जाएंगे। अब ये डिवीजन कर सकता है। तो इसलिए ये ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट है कि ये ज़रूरी है इसके लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, किसी सेल के अंदर रहना। क्योंकि बाहर रहेगा तो इसके पास ये दो चीज़ें मौजूद नहीं है और अपनी कॉपीज नहीं बना सकता। तो पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरस में यही बात है। अब देखते हैं कि वायरस इन्होंने बताया है कि नॉन फंक्शनल विदाउट एनी होस्ट सेल, मतलब होस्ट सेल के बाहर होगा। नॉन फंक्शनल क्यों, मैं आपको रीजन बता चुका हूँ। इन्होंने भी अब बताया हुआ है क्या है, एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनल और मेटाबॉलिक मशीनरी इसके पास मौजूद नहीं है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस करे और प्रोटीन्स वगैरह बना सके। तो ऐसा कुछ भी इसके पास मौजूद नहीं होता। और जो होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है तो ये चीज़ें इसकी पूरी हो जाती हैं। फैसिलिटेट टू अकम्प्लिश इट्स रिक्वायरमेंट्स, ये जो रिक्वायरमेंट है इसकी दोनों ये पूरी हो जाती हैं। उसके बाद इन्होंने बताया वायरसेस है न्यूक्लिक एसिड, जो मैं आपको बता चुका हूँ डीएनए आरएनए के फॉर्म में होता है। वो इन्होंने अब ये बताया कि इतना पावरफुल न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए आरएनए कि अगर सेल के अंदर जाए और ये न्यूक्लिक एसिड की मदद से ये सेल का ये जो प्रॉपर, अगर मिसाल के तौर पर ह्यूमन बॉडी का सेल है तो इस सेल के नॉर्मल फंक्शनिंग को हटा के अपना फंक्शन कराएगा इससे, ठीक है। ये अपनी मनवाएगा उस सेल से कि अब मैं नहीं मानो। क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग है। तो ये इन्होंने बताया हुआ है can overtake and forcefully drive all the cellular metabolic machinery including enzymes organelles to work according to the direction, मतलब अपनी डायरेक्शन अपनी बनवाएगा सेल के अंदर जाके, क्योंकि इसका न्यूक्लिक एसिड जो है वो सच सच पावरफुल न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। ये बातें हो गई जो मैं आपको, बहुत आसान सी बातें हैं। थोड़ा सा हमने इस पहले भी डिस्कस किया था इन बातों को, और थोड़ा सा भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब दूसरा टॉपिक जो है वो है वायरस इनसाइड होस्ट सेल क्या करता है, कि अपने सर्वाइवल के लिए अंदर जाके क्या काम करता है। वायरस क्या करता है, रेजिस्ट फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, ठीक है। उसके होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है उसको कम करता है। इम्यून सिस्टम क्या है कि कुव्वत मुदाफ़त होती है। अगर कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म आया, बाहर से ऑर्गेनिज्म आया, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, या वायरस को पढ़ें तो वायरस से मैं आपको बताता हूँ। वायरस अगर सेल के अंदर आएगा तो ये अंदर आके कुछ चीज़ें करेगा सेल के, ताकि जो ह्यूमन का इम्यून सिस्टम है, जो कुव्वत मुदाफ़त है, जो कि इस वायरस को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, उसको ये कम करने की कोशिश करता है ताकि खुद जिंदा रहे। तो अब क्या करेगा, पहली चीज ये करेगा, डिग्रेडिंग होस्ट सेल जीनोम। जीनोम का मतलब क्या, जेनेटिक मटेरियल जितना भी मौजूद होता है डीएनए और आरएनए की फॉर्म में, इसको जीनोम कहते हैं। तो वो उस जीनोम को, डीएनए आरएनए को क्या कर देगा, तोड़ देगा, डिग्रेड कर देगा। तो यही है कि इट्स डीएनए सिंथेसाइजेस एंडोन्यूक्लियस, एक एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये क्या करेगा, इससे टू डिग्रेड बैक्टीरियल डीएनए एंड कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ये क्या करेगा, बैक्टीरियल डीएनए है यहाँ पर जो है, जिसको भी इन्फेक्ट करेगा उसी का डीएनए जो है डिग्रेड करेगा। तो इस एंडोन्यूक्लियस की मदद से क्या करता है, डीएनए जो है, जिस होस्ट को जिसको इसने इन्फेक्ट किया उसके डीएनए को क्या कर देगा, तोड़ देगा, और तोड़ के फिर अपनी मर्जी मनवाएगा उससे,
अपनी तरह की प्रोटीन बनवाएगा। यही मेंशन है कि फिर ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, अपनी तरह की प्रोटीन बनवाएगा, अपनी रेप्लिकेशन करवाएगा। ठीक है, एक चीज़, पहली चीज़ ये करता है। दूसरी चीज़ क्या करता है, डीएक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की डिटेल आप इम्यूनिटी के चैप्टर में ही पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में। मैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन, जैसे सेल है, इसके अंदर फॉरेन कोई ऑर्गेनिज्म आ गया, जैसे वायरस आ गया, तो कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स कहते हैं। ये प्रोड्यूस होती हैं ताकि इस वायरस की इन्फेक्ट जो है वो इसके इफेक्ट को कम किया जा सके। ठीक है, डिटेल दायरा आप आगे पढ़ेंगे, इतनी बात अभी के लिए काफ़ी है। यही बात मेंशन है। ये क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन्स हैं, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हो गया, प्रोटीन्स मिला के सिस्टम बन जाता है, उसको डीएक्टिवेट कर देता है। तो अब यहाँ पर मेंशन है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं दैट आर एक्टिवेटेड अपॉन डिटेक्शन ऑफ पैथोजन। पैथोजन मतलब कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो नुकसान पहुंचाने आया है, तो उसकी डिटेक्शन पे ये प्रोटीन निकलती हैं, बॉडी से रिलीज होती हैं और उसको ख़त्म करने की कोशिश करती हैं। तो ये इनको क्या करता है, इनके इफेक्ट को, इसको कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है। दूसरा काम ये करता है। तीसरा काम क्या करता है, इंटरफेरॉन रिस्पॉन्स। इंटरफेरॉन क्या होता है एक्चुअली, ये भी बिल्कुल वैसे ही है कि अगर सेल है, ये इसके अंदर वायरस आया तो ये सेल रिलीज करेगा इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन इस वायरस के जो है इफेक्ट को कम करने की कोशिश करेगा, तो ये इंटरफेरॉन को भी ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ये बात मेंशन है। इंटरफेरॉन प्रोटीन रिलीज फ्रॉम वायरली इन्फेक्टेड सेल, मतलब वो वाला सेल जो कि वायरस। अगला फैक्टर जो है वो है इनएक्टिवेशन ऑफ एमएचसी, द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये एक्चुअली क्या होता है, ये अभी आपका इम्यूनिटी के चैप्टर में डिटेल में आएगा, मगर ज़ाहिर है अब यहाँ आया तो थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा। देखिए, हमारे जो सेल्स होते हैं, उन पे कुछ सेल्स पे, हमारे जो इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं, उन पे एमएचसी का मॉलिक्यूल लगा होता है। जो अगर बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म आ जाए, जैसे वायरस आ गया है, बैक्टीरिया आ गया है, जो हमारी बॉडी का नहीं है, वो क्या करेगा, उसको एमएचसी पे ला के लगा देगा। ये एमएचसी पे लग गया। अभी एमएचसी अलार्म के तौर पर, इमरजेंसी अलार्म के तौर पर एक्ट कर रहा है। मतलब इमरजेंसी अलार्म अगर बज जाए तो सारी जो है वो इमरजेंसी फोर्सेज एक्टिवेट हो जाती हैं। तो ये इमरजेंसी अलार्म की तरह है। इमरजेंसी अलार्म बज गया है तो हमारी इम्यूनिटी के जितने सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब कोशिश करेंगे जो भी हमारे बाहर से आया है, वायरस या बैक्टीरिया, उसको ख़त्म कर सकें। तो अब ये क्या कर रहा है, ये उसको भी इनएक्टिवेट कर रहा है ताकि अलार्म ही ना बजे और सारे सेल से एक्टिवेट ना हो। तो यही एमएचसी को क्या कर रहा है, इनएक्टिवेट कर रहा है, जिससे क्या होगा, विद डिलेस डिटेक्शन ऑफ सॉरी विद डिलेस डिटेक्शन ऑफ वायरस इन्वेजन। ठीक है, ये चौथी चीज हो गई। अब क्या है, वायरस अगला क्या करे, बी सेल एक्टिवेशन को खत्म करे। ये भी आपका इम्यूनिटी में आएगा, मगर आपको मैं थोड़ा बताना पड़ेगा। बी सेल एक्चुअली इम्यूनिटी का एक सेल है। कुछ टी सेल्स होते हैं, कुछ बी सेल्स होते हैं। बी सेल क्या करता है, ये एंटीबॉडी को, एंटीबॉडी का नाम आपने सुना होगा, एंटीबॉडी को रिलीज करता है। और एंटीबॉडी क्या करते हैं, फिर जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म आए उसके खिलाफ जो है उसको मारने की कोशिश करते हैं। तो उसको भी क्या करता है, सप्रेस करता है, रिड्यूस फंक्शन ऑफ बी सेल्स। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद जो लास्ट छठी चीज है वो ये करता है कि वायरस कैन ऑल्टर देयर जीनोम। मतलब क्या, जीनोम दोबारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। वायरस के बाद जीनोम कैसे होता है, या तो डीएनए या आरएनए, ये ऑल्टर कर लेता है। वजह देखिए, जैसे कोविड-19 था, हम सुन रहे थे, उसमें क्या था कि वो अपना जिन उसके खिलाफ अगर वैक्सीन बने तो वो चेंज हो सकती है, उसका और वेरिएंट आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने जीनोम को, अपने जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर कर रहा है। क्यों ऑल्टर कर रहा है, ताकि दवाइयाँ, वैक्सीन उसके खिलाफ प्रॉपर ना बन सके, तो वो चेंज करता रहता है। तो इसीलिए वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वायरस क्या करता है, म्यूटेट एंड फ्रीक्वेंटली चेंज जेनेटिक जीनोम। ठीक है, चेंज करता रहता है जेनेटिक मटेरियल कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट ड्रग्स एंड वैक्सीन बिकम लेस इफेक्टिव और वो सर्वाइव कर सके होस्ट में। ये हो गया कुछ ऐसी चीजें हैं कि वायरस जो है सेल के अंदर इन्फेक्ट कर रहा है और जाके अंदर क्या काम कर रहा है ताकि वो सर्वाइव कर सके। अब वायरस का सर्वाइवल इन इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट के कुछ चीजें हैं जिसमें वायरस कैसे सर्वाइव करेगा। ये टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया। ठीक है, देखते हैं अभी 4-5 फैक्टर्स ही हैं। वायरस सर्वाइवल एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर में कैसे सर्वाइव करेगा। देखिए, आपको ये चीज़ तो पता होगी, वायरस में प्रोटीन मौजूद होता है, कैप्सिड वगैरह। ठीक है, लिपोप्रोटीन, एनवेलप, ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर में पढ़ा है हमने। तो अब प्रोटीन, आपने एंजाइम के चैप्टर में हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन क्या है, वो डीनेचर हो जाती है। अगर 37 से ऊपर टेम्परेचर जाना शुरू हो तो उसकी एक्टिविटी कम होने शुरू हो जाती है और 60 के अराउंड कहीं जाके डीनेचर हो जाती है। ठीक है, तो टेम्परेचर एक्सट्रीम होगा तो क्या होगा, उसकी प्रोटीन, वायरस की प्रोटीन भी डीनेचर हो जाएंगी। न्यूक्लिक एसिड भी डैमेज होगा, जो कि डीएनए आरएनए के फॉर्म में था। कैप्सिड जो है वायरस क्या होता है, एक ये स्ट्रक्चर है, अंदर डीएनए आरएनए होगा, बाहर कैप्सिड होगा, उसके बाद इन्वेलप होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है वायरस के, यहाँ स्पाइक्स लगे होते हैं। तो ये जो कैप्सिड है ये भी डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर बढ़ने से ये चीज़ें होंगी। उसके बाद उन्होंने एक बात जो बताई हुई है, जो आपके एमसीक्यू में भी आ सकती है, कि डीएनए वायरस, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस देख चुके हैं। तो डीएनए वायरसेस जो होते हैं हैव मोर एंड्योरेंस एंड आरएनए। मतलब क्या है कि थोड़े से टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकते हैं, मतलब थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो ये अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, मगर आरएनए वायरस क्या है, ज़्यादा टेम्परेचर पे अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये हो गया। उसके बाद जो है वो टेम्परेचर 60 या उससे ऊपर जाए तो ये सारे इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, प्रोटीन डीनेचुरेशन, डैमेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड डिसोसिएशन, ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं।
उसके बाद क्या है कि इन्होंने थोड़ा ये बताया हुआ है कि टेम्परेचर बहुत ऊपर जाना शुरू हो तो वायरस अपने आप को बचाता कैसे है। वायरस शेल्टर लेता है सराउंडिंग ऑर्गेनिक मटीरियल से, जैसे ब्लड में अपना शेल्टर ले लेगा, ब्लड में जाके फीसिस में जाके शेल्टर ले लेगा, स्लाइवा में जाके शेल्टर ले लेगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। और कंटेजिनस एयरबॉर्न वायरस हुए जो हवा से फैलते हैं, जैसे कोरोना और इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये क्या करता है, ये स्लाइवा और म्यूकस हमारी थिक म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा बहुत सारी जगह मौजूद होती है, जो कि हमारे फ्रिक्शन वगैरह बहुत सारे इसके फंक्शंस होते हैं। ये हर आप जहाँ पढ़ते जाएंगे ऐसा ऐसा पता चलता जाएगा आपको, मगर म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। तो स्लाइवा या म्यूकस मेम्ब्रेन में जाके ये अपने आप को क्या कर लेता है, बचाता है, शेल्टर लेता है जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हो गई कुछ टेम्परेचर के बारे में बातें। अब एयरबॉर्न वायरस सर्वाइवल एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है कि नमी जो होती है उसमें भी वायरस का सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये यही मेंशन है कि वायरस सर्वाइवल इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, विदाउट होस्ट डिपेंड्स अपॉन लेवल्स ऑफ ह्यूमिडिटी लेवल। विदाउट होस्ट क्यों आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था, वायरस अभी पढ़ा है कि इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ये होस्ट के अंदर ही बहुत अब सही रहता है, मगर विदाउट होस्ट मतलब होस्ट के बाहर क्या है, ह्यूमिडिटी के लेवल इसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, लिपिड इन्वेलप वायरसेस आर मोर वल्नरेबल देन लिपिड नॉन लिपिड इन्वेलप वायरस। मतलब जो इन्वेलप वायरस हैं उन पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा ह्यूमिडिटी का फैक्टर, और जो जिन पे इन्वेलप नहीं है उन पे कम इफेक्ट करेगा ह्यूमिडिटी का फैक्टर। ये भी थोड़ा आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इन्वेलप वायरस जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इन्फ्लुएंजा का इन्वेलप वायरस होता है, कोरोना वायरस इन्वेलप वायरस होता है, टेंड टू सर्वाइव एट द रेंज ऑफ 20 to 30। ठीक है, इन्वेलप वायरस ऊपर था कि वो क्या होता है, उस पर ह्यूमिडिटी का इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो ये 20 to 30% ह्यूमिडिटी हो वहाँ तक सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, जो नॉन इन्वेलप वायरस है जैसे एडिनो वायरस हो गया, राइनो वायरस हो गया, ये इवन 70 to 90% ह्यूमिडिटी लेवल पे भी सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, ये कुछ इन्होंने समझाने के लिए एग्जाम्पल्स दिए हैं। अच्छा, उसके बाद वायरस का सर्वाइवल लाइट में। वायरसेस लिविंग इन, इन्होंने पहले बताया एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो वायरस रह रहे होते हैं, जैसे वायरसेस जो है वो फाइटोप्लैंक्टन वायरस जो है, फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, एल्गी होता है एक्चुअली। तो एल्गी को इन्फेक्ट करने वाला वायरस क्या है, इस पे लाइट का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों होगा, मतलब इसको फायदा भी हो रहा होगा लाइट से और नुकसान भी हो रहा होगा। अब इन्होंने दोनों आगे बताए हुए, इट इज़ रिक्वायर्ड नॉट फॉर ओनली फॉर प्लैंक्टन ग्रोथ बट ऑल्सो फॉर द वायरल रेप्लिकेशन साइकिल। मतलब क्या कि जो लाइट जो है कैसे पॉजिटिव इफेक्ट करी होगी, मैं लिखता हूँ पॉजिटिव इफेक्ट कैसे करी होगी, इसकी रेप्लिकेशन में, मतलब इसकी डिवीजन में काम दे रही होगी। इन्होंने ये बताया हुआ है कि एल्गी की ग्रोथ में भी और वायरल ग्रोथ दोनों में काम आ रही होती है, तो पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेगेटिव इफेक्ट में क्या आ जाएगा कि क्या कर रहा है, लिमिट लाइट जो लिमिट वायरल अटैचमेंट होस्ट, ठीक है, ये अटैचमेंट को लिमिट कर रहा है, तो ये नेगेटिव इफेक्ट हो गया, मतलब उससे जुड़ने से उसको रोक रहा है। उसके बाद एक और जो नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि यूवी रेडिएशन, मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो भी वायरस को क्या करती हैं, वायरस को हार्म पहुंचाती हैं, उसको मारने में मदद करती हैं, उसको डिके कराती हैं। तो यूवी रेडिएशन भी क्या है, इसके नेगेटिव इफेक्ट में आ रहा है। ठीक है, और यूवी रेडिएशन जो है वो एक्चुअली जो होस्ट है इसका, जैसे यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन था, एल्गी था, तो वो इसको भी क्या करेगा, खत्म करने में मदद करेगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ठीक है, वायरस सर्वाइवल हो गया लाइट में। लास्ट फैक्टर है पीएच का फैक्टर। पीएच भी क्या है, एप्रोप्रिएट पीएच चाहिए वायरस को, जो कि क्या है 6.5। अगर 6.5 से ऊपर या नीचे हो तो वायरस का स्ट्रक्चर जो है इफेक्ट होगा। इन्होंने एग्जाम्पल से समझाया हुआ 7.2 to 8 एंड 5 to 5.5 से क्या इनके बीच में क्या हो रहा होगा, डैमेज हो रहा होगा। मगर एक्चुअली क्या है कि वायरस की इस पीएच से 6.5 से ऊपर हो या नीचे हो तो इसका स्ट्रक्चर डैमेज होगा। 6.5 वाली वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, एमसीक्यू में भी आ सकती है आपकी। उसके बाद क्या लिखा है इन्होंने, मेनी वायरसेस कंटेन लिपोप्रोटीन इन्वेलप दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इन्वायरमेंटल इफेक्ट। ठीक है, जो इन्वेलप होता है लिपोप्रोटीन का, हम वायरस का स्ट्रक्चर भी देख चुके हैं, दोबारा बनाता हूँ। यहाँ अंदर होगा न्यूक्लिक एसिड पे कैप्सिड पे इन्वेलप। ठीक है, इन्वेलप किससे बना होता है, लिपिड और प्रोटीन, लिपोप्रोटीन से। तो ये क्या करता है, जो इन्वायरमेंट के इफेक्ट्स हैं उससे इनको बचा रहा होता है, बट ऑन द अदर हैंड इट इज़ मोर इंटरेक्टिव विद दिस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, मगर मसला क्या होता है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे डिटर्जेंट्स हो गए, सैनिटाइजर्स हो गए, ठीक है, ऑफ अल्कलाइन नेचर, अल्कलाइन मतलब बेसिक नेचर, 7 से ऊपर वाले पीएच जो होंगे, ये क्या करेंगे, डिजेनरेट स्ट्रक्चर वायरस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, ये ऑल्दो जो इन्वेलप वायरस हैं जिन पे इन्वेलप मौजूद है, वो ऑल्दो इनको इन्वायरमेंट के फैक्टर से बचाएंगे, मगर मसला ये है कि जो डिटर्जेंट से सैनिटाइजर्स वगैरह हैं वो भी इसको वायरस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो एनवेलप वहाँ काम नहीं आ पाता। उसके बाद नॉन एनवेलप वायरस जो है हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो, ठीक है, बच जाए, नॉन एनवेलप वायरस पीएच या एनवायरमेंट फैक्टर से बच जाए, उसे डिस्ट्रॉय ना हो, मगर इनकी रेप्लिकेशन एबिलिटीज जो है, जो डिवीजन की एबिलिटीज हैं, वो जो है इफेक्ट बहुत बुरी तरह से हो जाती हैं। तो ये आपका हो गया जो फैक्टर से अलग अलग। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज।